पता है, एक फार्म ट्रैक की टैग लाइन भी है, बड़ा ट्रैक्टर बड़ी सोच। पावरफुल ट्रैक्टर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ट्रैक्टर है फोर्ड का ही डीएनए माना जाता है। आपको भी पता होगा, हरियाणा पंजाब के अंदर कुछ ऐसा चलन था पहले कि मुझे तो लाइव मैंने वो चीज़ देखी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जिनके परिवार में घर में फोर्ड ट्रैक्टर खड़ा होता था, उनसे कभी ये नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारे पास ज़मीन कितनी है, और उनके परिवार के बच्चों की शादी भी अच्छे परिवार से होती थी। तो वो नहीं, उस टाइम की बोल रहा हूँ, उसी की परंपरा है जी। उस टाइम की जो वैल्यू थी फोर्ड की, उसी का डीएनए माना जाता है हमारा फार्म ट्रैक। तो जो भी लोग फोर्ड से प्यार करते थे या लोग लाइक करते थे, वो हमेशा फार्म ट्रैक को पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है और जो परफॉर्मेंस है उसी तरीके की फुर्तीला ट्रैक्टर माना जाता है। दूसरा, एक और चीज़ आपने देखी होगी, हरियाणा पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड ट्रैक्टर फार्म ट्रैक मिलता है। एलॉय व्हील लगवा के, सिस्टम विस्टम लगवा के लोग, कुछ जगह तो लोग इसको कॉलेज भी लेके जाते हैं, नए नए लड़के कॉलेज भी लेके जाते हैं। तो एक बहुत सुपीरियर और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है आपका, जो प्रीमियम क्वालिटी का ट्रैक्टर है। तो इंजन की खासियत क्या है, एबीएल टेक्नोलॉजी का है, जिसकी वजह से लॉन्ग लाइफ, फ्यूल एफिशिएंट और लो मेंटेनेंस होता है। और सारा का सारा जो इंजन है वो लीक प्रूफ इंजन है। इंजन के बारे में बताइए। इसके अंदर क्या है, जो हेड कैस्केट को छोड़ के उसके अलावा कहीं भी पैकिंग नहीं है। पूरा का पूरा जो इंजन है एक लिक्विड सीलेंट के द्वारा लगाया गया है, जिससे इसके अंदर लीकेज आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, यह मत बोलना कि लीक होता ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कुछ टाइम के बाद गाड़ियों के इंजन भी लीक हो जाते हैं, कुछ लाख किलोमीटर चलने के बाद या 50,000 चलने के बाद, अगर लापरवाही से चलाया जाएगा। तो वही जो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी है लिक्विड सीलेंट की, वही हमने अपने ट्रैक्टर के अंदर भी लाए हैं, जिससे पैकिंग वगैरह सभी हट चुकी है। सिर्फ गैसकेट को छोड़ के इसमें और कहीं कोई पैकिंग नहीं है। पूरा का पूरा लिक्विड सीलेंट के द्वारा जॉइंट किया गया है, जिससे कोई भी लीकेज इसके अंदर ना आए। क्लियर है सभी को? 2 नंबर वाटर सेपरेटर क्या काम करता है? ये डीजल को, ये पानी, डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है। डीजल में पानी मिक्स कहाँ से हो सकता है? कि कई बार कस्टमर का सवाल आ सकता है, भाई पानी कहाँ से आएगा? इसका नाम, एक सेकंड, हाँ जी, इसको बंद रहने का जो भाप बन जाती है, भाप के कारण पानी भाप के द्वारा आ सकता है। और कई बार मिलावट भी आ जाती है। लेकिन सबसे जो मेन कारण होता है डीजल के अंदर पानी आने का, जब हम पूरे दिन ट्रैक्टर को चलाते हैं और शाम के शाम जब डीजल गर्म होता है, जो गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है, तो इसके अंदर जो वाष्प बनती है वो पानी की बूंद के रूप में बदल जाती है। और अगर पानी आपके एफआईपी में जाएगा, पंप में जाएगा, तो आपके पंप के अंदर मेंटेनेंस आ सकता है। तो पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए ये वाटर सेपरेटर लगाया हुआ है, ताकि आपकी जो 30-35 हज़ार की जो यूनिट है ये सेफ रहे। और पंप जो है ट्रैक्टर का हार्ट माना जाता है, हार्ट अच्छे से काम करेगा तो पूरी बॉडी परफॉर्म अच्छे से कर पाएगी। तो इसमें अगर पानी आएगा तो कैसे पता लगेगा? ये रेड कलर का रिंग है, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और निकालना कैसे है? सिंपल, ये पूंछ को खोलना है, पानी को निकाल देना, जैसे फ्रेश डीजल आना स्टार्ट हो जाए तो इसको वापस से बंद कर देना। कोई स्पैनर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लास्टिक का लगा हुआ बूच है, इसको खोल कर निकाल सकते हैं। 3 नंबर, क्लच। अपनी अपनी वर्कबुक है ना सभी के पास, उसमें देखिए आपने 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। उठाओ और बताओ कि ट्रैक्टर की तरफ मत देखिए, अपनी वर्कबुक में देखिए। मैं 3 नंबर बोल रहा हूँ, 3 नंबर पे क्या लिखा है? सब से पूछो जी किसी ने क्या लिखा है। हाँ जी, लिखा कुछ नहीं, पेन ही नहीं मिला। क्या नंबर है? 3 नंबर पे क्या लिखा है? क्लच हाउसिंग। मैंने इसके लिखा अंदर, ऊपर लिखा हुआ इनसाइड। हाउसिंग तो ऊपर वाली है, इसके अंदर क्या है? क्लच। कौन सी क्लच है इस ट्रैक्टर के अंदर? डबल जी। डबल। हाँ जी। और कोई? इंडिपेंडेंट कितने प्रकार की क्लच आती है ट्रैक्टरों में, आप बता सकता है कोई? 3 प्रकार की जी। प्रकार की। कौन कौन सी? सिंगल, डुअल, डबल। सिंगल, ड्यूअल और डबल। एक सेरा मेटालिक की, एक ऑर्गेनिक मेटालिक की। आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो अलग है, डायफ्राम टाइप, और वो अलग है फिंगर वाली। लेकिन जो आपकी ट्रैक्टर के अंदर जो डबल क्लच और ड्यूअल क्लच आती है, उसमें 2 तरह की क्लच प्लेट आती है, एक ऑर्गेनिक आती है और एक सेरामेटलिक। जो आपकी ट्रांसमिशन के लिए रहेगी वो सेरामेटलिक रहेगी, और जो पीटीओ के लिए रहेगी वो आएगी ऑर्गेनिक रहेगी। डबल क्लच और डुअल क्लच में क्या फ़र्क है, ये कई बार समझना जरूरी है। कुछ लोगों को ड्यूअल और डबल सेम लगता है, डबल नहीं, ड्यूअल। ड्यूअल क्लच में क्या होता है, एक ही क्लच के अंदर 2 ऑपरेशन। आधा क्लच दबाया तो ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरा क्लच दबाया तो पीटीओ भी रुक जाएगी। लेकिन डबल में क्या होता है, आपका ये हाथ वाला क्लच अलग से दिया होता है, जिसको इंडिपेंडेंट या IPTO भी बोला जाता है। तो टोटल 3 प्रकार के क्लच आते हैं। सिंगल वाला, एक बार क्लच दबाए तो पीटीओ ट्रैक्टर दोनों रुक जाएंगे।
ड्यूअल में आधा दबाए तो ट्रैक्टर रुकेगा, पूरा दबाए तो पीटीओ भी रुक जाएगी। लेकिन जो डबल क्लच है उसमें पीटीओ के लिए अलग क्लच दिया होता है। आप पैर वाला क्लच सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, पीटीओ के लिए अलग से क्लच दिया हुआ है, जो आपके रीपर में बहुत फायदेमंद होता है। आपके ट्रैक्टर की जो क्लच है उसकी लाइफ लगभग 5 गुना 10 गुना बढ़ जाती है। रिवर्स पीटीओ में तो जी अपन उसे पानी का प्रयोग करना पड़ेगा जी। हाँ जी, रिवर्स पीटीओ में तो पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। रिवर्स वाले के लिए या मल्टी स्पीड के लिए दोनों का यूज होगा। एक बार सिर्फ गियर को इंगेज या डिसंगेज करने के लिए आप हाथ वाली क्लच यूज करेंगे। उसके बाद अगर मुझे गियर वाली स्पीड लेनी है तो गियर कहाँ से इंगेज होता है? पैर वाली क्लच से। लो हाई गियर को न्यूट्रल रखना है अगर आप ट्रैक्टर खड़ा हुआ है उस टाइम पे यूज कर रहे हैं, और अगर चलते हुए में यूज कर रहे हैं तो ट्रैक्टर आपका चलता भी रहेगा और कोई भी गियर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी स्पीड है मोस्टली आपका खड़े हुए ट्रैक्टर में ही यूज होता है, चलने में बहुत कम यूज होता है। जैसे जनरेटर है, वाटर पंप है, या थ्रेसर पे आपके राउंड मैच ना हो तो उस पर भी आप छोटा बड़ा गियर लग के मैच कर सकते हैं। 4 नंबर ऑयल टैंक, किसका ऑयल टैंक? पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल टैंक। अब इसको सेपरेट देने का फायदा क्या है? एक सेकंड, सारी चीज आप बताओगे तो और कौन क्या बताए? सही है जी। हाँ जी भाई, बता सकते हैं आपको सेपरेट देने का क्या फायदा है? इसको बताओ भाई। जो भी तो इसमें ये जो वो है ना जी, इसमें आसानी हो लॉन्ग लाइफ चलेगा सर। एक तो ये मान ले लीक भी होगा तो कम ही 1.5 लीटर में खराब जो अंदर यही खराब है। हाँ, यही खराब सबसे बड़ा फायदा क्या है? कभी भी अगर आपके पावर स्टीयरिंग का कोई पाइप वगैरह फट जाए, लीक हो जाए, तो इसके अंदर लाइन से लेकर डब्बे तक टोटल 3 लीटर ऑयल आता है। तो आपके सिर्फ वो 3 लीटर ऑयल का ही नुकसान होगा। और अगर आपके बैकएंड से कनेक्शन है पावर स्टीयरिंग का तो पूरा का पूरा बैकएंड का ऑयल आपका निकल सकता है, मोटा नुकसान आपका हो सकता है। उससे भी मेन एक चीज़ और है, पाइप फटना या ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। लेकिन जब आपके पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए पिछले वाले हिस्से से ऑयल उठाया जाता है तो आपको भी पता है उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स घूमते हैं, उनके अंदर वियर टियर होता है, घिसावट होती है। उसके जो कन होते हैं लोहे के, जो बारीक कन होते हैं, वो जब पावर स्टीयरिंग के अंदर घूमेंगे तो इसमें जो ऑयल सील है वो ऑयल सील कटने का खतरा होता है। ऑयल सील कट गई तो पहला चीज़ आपके जो पावर स्टीयरिंग है उसके अंदर मेंटेनेंस आया। दूसरा चीज़ आपको पूरा बैकएंड का ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो गंदा हो चुका है। दूसरा खर्चा वो आया, और लंबे समय तक अगर आपने उसको ठीक नहीं करवाया तो ऑयल लीक होने से आपका जो पावर स्टीयरिंग फेलियर भी होने के चांसेस बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऑयल पीछे चला जाएगा और पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर पाएगा। लंबे समय तक ये काम लीक होता रहा तो आपके अगर रियर एक्सल में पिछले वाले हिस्से में ऑयल की कमी हुई तो आपका जो हाइड्रोलिक का पंप है वो भी बैठ सकता है, वो भी एयर ले सकता है, बार बार उसको ऑयल की सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी, तो ये नुकसान आपको मिल सकता है। दूसरा, इसमें जो आपका वातावरण है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सेपरेट है। ये पावर स्टीयरिंग के अंदर घूमता है, फ्रेश ऑयल ही आपके पावर स्टीयरिंग में घूमता है, जिससे लो मेंटेनेंस रहता है। क्योंकि जब पिछला हिस्सा घूमता है तो सारा ऑयल भी गर्म हो जाता है, ऑयल गर्म होने के बाद पतला भी हो जाता है और आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये ऑयल सिर्फ पावर स्टीयरिंग में जाएगा और वापस इसी में आ जाएगा, तो वेदर का भी कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता। 5 नंबर डीजल पंप, क्या बोलते हैं इसको? FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप। कितने प्रकार के पंप आते हैं हमारे ट्रैक्टरों के अंदर? हमारे ट्रैक्टरों में दो प्रकार के। दो प्रकार के। कौन कौन से? हाइड्रोलिक और डीजल पंप। डीजल पंप की बात है। डीजल पंप की बात है। डीजल पंप में टोटल कितनी वैरायटी आती है, कितने प्रकार के पंप आते हैं ट्रक इंडस्ट्री में? माइको तो कंपनी है। इनलाइन और रोटरी पंप जी। इनलाइन और रोटरी पंप मेरा कोनी जी ने समझा दो। और अभी एक तीसरा आया है जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर। आपका जो ट्रैक्टर है CRDI के अंदर, हाई प्रेशर। हाँ जी प्लीज सुन लीजिए, आपका जो CRDI ट्रैक्टर है उसके अंदर जो पंप आएगा उसको बोलते हैं हाई प्रेशर पंप, जिसके अंदर उसको क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं जी। कोई बात नहीं। उसमें से कोई FIP लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इनलाइन पंप। एक आता है रोटरी पंप, और तीसरी जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आपको पता है 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर सभी जो है CRDI के अंदर आएंगे, जिनसे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो और ज़्यादा जो साउंड पोल्यूशन है वो भी ना हो। तो उसके अंदर आता है हाई प्रेशर पंप, जिसको बोलते हैं CRDI टेक्नोलॉजी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। हमारे ट्रैक्टर पे लिखा आएगा E-कार्ड, एस्कॉर्ट्स कॉमन रेल टेक्नोलॉजी। आप कभी आपके पास आएगा ट्रैक्टर तो आपको पता लगेगा
उसमें पंप में सिर्फ 2 नोजल होते हैं और आगे जाके जो आपकी लाइन होती है ऊपर, उस लाइन में अलग से प्लंजर लगे होते हैं 4, वो आगे सप्लाई करते हैं। तो ये लगा हुआ है इनलाइन पंप। अब इनलाइन पंप का हम कस्टमर को क्या फ़ायदा बताएंगे? उसका ज़्यादा है। मेंटेनेंस आपका जो रोटरी पंप है उससे जस्ट हाफ है। अगर आपके पंप में कोई काम आ जाता है तो आधे पैसे में ठीक हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, किसी भी छोटे से छोटे शहर में इसका मैकेनिक मिल जाता है। तीसरा फ़ायदा, अगर आपके ट्रैक्टर की बैटरी डाउन हो जाए तो इसको धक्के से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब कई जगह लोग बोलते हैं जी वो भी हो जाता है, भाई जुगाड़ करने के लिए कंपनी हमेशा मना करती है। उसमें कुछ लोग करते हैं जुगाड़बाजी, वो आपको कभी नहीं करना। कुछ लोग होते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन रोहतक वाली ट्रेनिंग में आया था, उन्होंने कि जी वो भी हो जाए, उसका एक पिन निकालनी पड़ा है डायरेक्ट हो जाए। तो आपको वो चीज़ कभी नहीं बोलनी है उसका, क्योंकि कंपनी जो आपका CRDI वाला ट्रैक्टर आएगा ना, उसके जो CRDI वाला ट्रैक्टर आपका बना है उसके लिए कंपनी मना करती है कि वो ट्रैक्टर कभी धक्के से भी स्टार्ट नहीं करना। उसमें सेंसर है, क्योंकि उसके अंदर पूरे सेंसर है, पूरा का पूरा ट्रैक्टर अपने आप नहीं होता, चाबी से होता है। ट्रैक्टर लेगा तो खड़ा कराया, बंद कर दिया, पानी मारा, मैं स्टार्ट हो गया, बंद ही ना हो गया। वो अर्थिंग टाइम भी कर सकते हैं। अभी जो चीज़ें हैं पहले उन पे गौर करते हैं। तो इनलाइन पंप का क्या फ़ायदा बताया? पहली चीज़ मेंटेनेंस आधा है। दूसरी चीज़ छोटे से छोटे शहर में आपको मैकेनिक मिल जाता है। तीसरी चीज़, अगर बैटरी डाउन हो जाए तो धक्के से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 6 नंबर बैटरी बॉक्स, इसको बोलते हैं साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स, क्योंकि इसको इंजन के साइड में माउंट किया हुआ है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले बैटरी ऊपर भी आती थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का पेंट भी खराब होता था और इंजन की जो हीट है उसकी वजह से भी बैटरी में नुकसान होता था। लेकिन इसको साइड में माउंट किया हुआ है, अगर इसका एसिड वगैरह थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो वो सीधे नीचे गिर जाएगा और इसको ईजी है मेंटेन करना। इसमें अगर कोई लिक्विड वगैरह डालना है तो सही से आप खोल के आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी है इससे भी अलग, वो क्या है कि आपकी जो बैटरी है बिल्कुल स्टार्टर मोटर के नज़दीक दे रखी है, तो वायर्स बहुत छोटी हैं, छोटी छोटी वायर है, जिससे बैटरी का करंट कम यूज होता है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है। ट्रैक्टर पे ज़्यादा, बैटरी पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा तो लॉन्ग लाइफ चलेगी। तो वायर्स बहुत छोटी हैं, स्टार्टर मोटर के बिल्कुल नज़दीक में दे रखी है। ये भी आपको फ़ायदा मिलता है साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स का। 7 नंबर एंड नहीं, ये पूरे स्टीयरिंग के लिए है। कौन सा स्टीयरिंग है इसमें? पावर स्टीयरिंग तो है। किस तरह का? डबल एक्टिंग रॉड तो है। इसको जो प्रोफेशनल नाम है, टेक्निकल नाम है, वो है BPS, बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग का मतलब होता है दोनों तरफ एक्चुएटिंग है, इधर भी आपकी एक रॉड निकलती है, उधर भी निकलती है। इसका पहला फायदा क्या है? लाइन आउट होने का बहुत कम चांस। पहली चीज, टो इन टो आउट जो हम अलाइनमेंट कराते हैं वो लाइन आउट होने के बहुत चांसेस कम होते हैं। दूसरा फायदा, और कोई? कटाई सही हो, कटाई दोनों तरफ बराबर मिलेगी, टर्निंग रेडियस जिसको बोलते हैं। तो सिंगल एक्टिंग वाला होता है उसमें एक तरफ कटाई ज़्यादा रहती है, एक बार कम रहती है। और कोई बता सकता है कोई और फायदा? टायर भी बराबर ही घसते हैं जी, कम ज़्यादा ट्रैक्टर की घिसाई भी, टायर भी कई बार कम ज़्यादा घिसते हैं। एक और इसमें फ़ायदा मिलता है, ये जो स्टीयरिंग होता है बहुत एफर्ट्सलेस होता है, आप एक उंगली से स्टीयरिंग घुमाते हैं। इससे भी अलग एक और फायदा होता है, जब आप सिंगल रोड वाला ट्रैक्टर देखेंगे तो उसमें एक रॉड यहाँ से सिंगल निकलती है और इस आर्म के ऊपर आती है, उसके बाद नीचे से एक रॉड जाती है जो दूसरे वाले टायर को घुमाती है। तो ट्रैक्टर कहीं कीचड़ के अंदर या कहीं फंसा हुआ है तो उस टाइम पे जब आप स्टीयरिंग में ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये वाला जो एंड है उसको टूटने का या बैंड होने का खतरा होता है, क्योंकि सारा लोड एक पे ही आ रहा है, वो ही दूसरे वाले को भी घुमा रहा है। तो या तो रॉड बैंड हो सकती है या ये आर्म भी टूट सकती है, ये नुकसान टूट जाता है। इससे बड़ा एक और फायदा है, आप सिंगल एक्टिंग वाला जो ट्रैक्टर है, स्टीयरिंग है, अगर वो ट्रैक्टर बाई चांस किसी कारणवश कहीं बंद हो जाए या खराब हो जाए तो वो जो स्टीयरिंग है वो लॉक हो जाता है। लेकिन जो बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग होता है, बंद ट्रैक्टर के अंदर भी अगर आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा काम करता है। नज़दीकी किसी भी मैकेनिक पे या डीलरशिप पे आप आसानी से इसको टोचन करके ले जा सकते हैं। ये स्टीयरिंग ट्रैक्टर बंद हो जाता है उस टाइम पे भी लॉक नहीं होगा।
तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। तो पहली चीज़ तो अलाइनमेंट जल्दी आउट नहीं होती, टर्निंग रेडियस दोनों तरफ बराबर मिलता है, जोर कम लगाना पड़ता है स्टीयरिंग घुमाने में, स्टीयरिंग लॉक नहीं होता है और दोनों तरफ आर्म पे बराबर लोड जाता है, आर्म वगैरह टूटने का भी डर नहीं होता। आगे आ जाइए, घूमकर लिखा है एडजस्टेबल एक्सल है जी। क्योंकि मैं अभी राजस्थान गया था ट्रेनिंग कराने के लिए, तो वहाँ पे फ्रंट एक्सल को लोग कैंची बोलते हैं देसी भाषा में। अब हम भी जैसे ये स्टार्टर मोटर के ऊपर एक सोलोनाइट स्विच लगा होता है, उसको हरियाणा पंजाब में सभी लोग घुग्गी बोलते हैं, है ना। अब आपको पता है घुग्गी, और आपके पास कोई कस्टमर आए और पूछने लगे भाई आपके ट्रैक्टर में सोलोनाइट स्विच किस कंपनी का है, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं सोलोनाइट स्विच है क्या। स्विच लग रहा कहाँ तो सर खुजाते रहेंगे भाई ये सोलोनाइट स्विच कौन सी बीमारी आ गई, कहाँ लग रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, जब लोग कैंची कैंची बोल रहे थे तो मेरे को नहीं पता कैंची क्या है, और फ्रंट सपोर्ट को धड़ी बोलते हैं। तो आप देखिए, इसको मेरा बताने का मकसद क्या है, आप कस्टमर को किसी भी भाषा में समझाइए, वो आपके ऊपर है। कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि भाई ये ट्रेनिंग में जो चीज़ें बताई जा रही हैं कस्टमर इनको पूछता ही नहीं है कभी। लेकिन आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, आज के टाइम में यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब से लोग ऐसी ऐसी चीज़ें सीख के आपसे आके पूछने लगते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ पूछने लगते हैं। सर क्या नाम है गुग्गी का? कस्टमर सोलोनाइट स्विच। अब आपसे ज़्यादा समझदार किसान है, वो यूट्यूब पे फेसबुक पे दुनिया भर की वीडियो देखने के बाद आपके पास आता है कि कौन सा ट्रैक्टर सही है। हाँ तो ये चीज़ों की जानकारी आपको होना जरूरी है। अभी जैसे मैंने सोलोनाइट स्विच को घुग्गी का नाम सोलोनाइट स्विच बताया, आपको पता होना चाहिए कि सोलोनाइट स्विच है क्या। भले ही आप उसको घुग्गी बताओ कस्टमर को, बोलिए हमारे ट्रैक्टर में घुग्गी इस कंपनी की है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कल को कोई कस्टमर आके मुझे बोलता है कि सोलोनाइट स्विच किस कंपनी का है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सोलोनाइट स्विच को ही घुग्गी बोलते हैं। बिल्कुल सही। आपको उसका टेक्निकल नाम पता होना जरूरी है, भले ही आने वाले 5 साल आपको इसकी जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने इसका बताया सेपरेट ऑयल टैंक, पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल टैंक, इसको सभी लोग डब्बा ही बोलते हैं, पावर स्टीयरिंग का डब्बा रखा हुआ जी अलग। कुछ भी बोलिए आप देसी भाषा में कस्टमर को कैसे समझाना चाहते हैं, जैसे उसको समझ में आता है, लेकिन आपको उसका टेक्निकल नाम पता होना ज़रूरी है। एक चीज़ आप भी नोटिस करेंगे, कभी आप गाड़ी या बाइक लेने के लिए जाते हैं तो जब डीलरशिप पे जाते हैं ना, तो जो सेल्समैन होता है 5-7 ऐसे टेक्निकल नाम आपको चिपका देता है, सर इसमें ABS है, फलाना है, ढमाका है। वो ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमको कम पता होता है, और उससे ऐसे लगता है कि यार बंदे को नॉलेज तो है, लेकिन वो चीज़ें बेशक कॉमन होंगी, लेकिन हमें नहीं पता तो हमारे लिए तो स्पेशल ही है। तो वैसे ही आपको भी अपने प्रोडक्ट की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कल को कोई टेक्निकल बंदा या समझदार बंदा आपके पास आ जाए तो आप कम से कम 20-25 मिनट उसको ट्रैक्टर के ऊपर कुछ बोल सकें, पार्ट्स के बारे में बता सकें, उनके फ़ायदे बता सकें, और वो जब ही बता पाएंगे तो हमें खुद को जानकारी होगी। सभी पूछते हैं, अभी SFC पूछेगा, टॉर्क पूछेगा, CC पूछेगा, बॉल स्ट्रोक भी पूछता है, सभी चीज़ें, PTO पावर कितनी है। पहले इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज के टाइम में हर कोई पूछता है, तो आपको भी जानकारी उसका होना बहुत ज़रूरी है जी। 8 नंबर एडजस्टेबल एक्सल। सही बोला, एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल या फ्लेक्सी एक्सल बोलते हैं इसको। आलू खेती में काम आलू की खेती हो या रो क्रॉपिंग, कोई भी रो क्रॉपिंग मतलब लाइन वाली खेती, मूंगफली की खेती है, कॉटन की खेती है, गन्ने की खेती है, उसके अंदर अगर हमें ट्रैक्टर चलाना है तो हम पीछे वाले रिम में तो सेटिंग कर सकते हैं। पीछे वाला जो रिम होता है, एक साइड के टायर में हम 8 सेटिंग कर सकते हैं, उसको 8 बार अंदर और बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल नहीं है तो वो तो एक ही चौड़ाई में चलेगा। अब हो सकता है एक टायर तो आ जाए फसल से नीचे, लेकिन दूसरा टायर फसल को नुकसान कर सकता है, तो उस टाइम पे हम इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करके आसानी से रो क्रॉपिंग के अंदर चला सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा मिलता है अगर आप इस ट्रैक्टर के अंदर लोडर लगवाते हैं। लोडर लगाने के टाइम पे यहाँ पे देखेंगे आप अटैचमेंट के लिए ऑलरेडी यहाँ ऑप्शन दे रखा है। उस टाइम पे यहाँ पे अलग से एक बीम जाता है काफ़ी मोटा वाला, उस टाइम पे भी इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और चौड़ाई करनी ना भी पड़े तो आप लोडर लगवाने के टाइम पे इसको अगर 2 इंच एक्स्ट्रा और बाहर करवा लेंगे, तो जब वो लोडर ऊपर उठेगा वजन लेके, तो जो आपकी ट्रैक विड्थ ज़्यादा रहेगी तो ट्रैक्टर स्टेबल ज़्यादा रहेगा, आगे से बबलिंग कम करेगा। तो उस टाइम पे इसकी ट्रैक विड्थ को भी आप बढ़ा के रखेंगे तो ट्रैक्टर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उस टाइम पे भी आपका ये फायदेमंद रहेगा। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा तभी तो वो
ट्रैक्टर अगले टायर गाड़ी वाला डालते हैं हाँ, इसलिए इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बड़े टायर डालने पर ना ये टायर यहाँ के अड़ सकता है या इसमें अड़ सकता है। दूरी बढ़ जाएगी तो यहाँ से भी दूरी हो जाएगी, तो आप आसानी से घुमाएंगे तो रुकावट नहीं आएगी। आपकी जो फ्रंट सपोर्ट है उसमें नहीं टकराएगा, आपके पावर स्टीयरिंग की जो पाइप है उसमें नहीं अड़ेगा। तो ये चीज़ पे आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा उधर हो जाओ। चलिए 9 नंबर। 9 नंबर क्या लिखा है? हाँ जी, 9 नंबर क्या लिखा है? हैंडलूम हेलोजन हेडलैम्प विद क्लियर लेंस। अभी इसमें देखिए आगे वाले लेंस पे कोई डिजाइन नहीं है। सर एक बार दोबारा नाम बोल दो, लिख रहे हैं। हेलोजन हेडलैम्प विद क्लियर लेंस। हेलोजन हेडलैम्प विद क्लियर लेंस। अब इसके बाहर वाले लेंस पे आप देखोगे कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है। एक करोड़ बोलिए। हेलोजन हेडलैम्प विद क्लियर लेंस। हेलोजन बल्ब के साथ क्लियर लेंस वाली लाइट है, ऐसी भाषा में ऐसे भी। अभी इसमें आप देखोगे आगे वाले लेंस पे कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो इससे फायदा क्या होता है, आपको उजाला बिल्कुल क्लियर मिलेगा। जी। दूसरी एक और चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है इसका बिल्कुल साइड में है, तो इससे क्या है, वाइड एंगल, चौड़ाई जो है उजाले की ज़्यादा रहेगी और दूर तक भी आप देख पाएंगे। चौड़ाई ज़्यादा मिलने से क्या फ़ायदा होगा, आप रात के अंदर अगर कहीं फील्ड में ट्रैक्टर चला रहे हैं, आप ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं, अगर उजाला सिर्फ सीधा सीधा मिल रहा है तो बराबर में अगर कोई गड्ढा है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो वो नहीं दिखेगा। लेकिन साइड में लाइट होने से, वाइड एंगल होने से आपको चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी उजाले की और दूर तक भी मिलेगी। और आपके ट्रैक्टर के साइड में अगर कोई गड्ढा है, पत्थर भी है, तो वो भी आपको रात में दिखाई देगा। उसके साथ साथ इसमें LED भी दी हुई है। इंडिया के अंदर पहला ट्रैक्टर था फार्म ट्रैक जिसके अंदर LED आई थी। अभी तो सभी लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फार्म ट्रैक पहला ऐसा ट्रैक्टर था जिसके अंदर LED आई थी गाड़ियों के बाद। इसका फायदा क्या होता है, देखो जी, बारिश के अंदर लाइट इंडेक होनी थी। बारिश के अंदर है ना लाइट इंडेक होनी, और आपने मान ले कहीं ट्रैक्टर खड़ा ना हो जी रात को, तो ये जलाने का हेडलैम्प पहली जलाने की चीज तो जरूरत क्या है। है, ट्रैक्टर को एक अलग लुक देता है, लग्जरी टाइप का ट्रैक्टर लगता है दूर से देखने में। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जिन गांव में लाइट कम आती है घर में, गांव में, तो उस टाइम पे आप इनकी सिर्फ ये LED वाली लाइट जला के घर में कोई छोटा मोटा काम करना है, कमरे में तो ट्रैक्टर नहीं घुसा सकते, लेकिन बाहर अगर चौक में कोई काम करना है तो उस टाइम पे LED को जला के आप कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है पहले जो घर में नॉर्मल बल्ब लगे होते थे और उसके बदले में आज LED जो आई है, तो 15 वाट की LED काफ़ी अच्छा उजाला देती है। कहाँ 100 वाट का एक बल्ब और 15 वाट की एक LED, तो एक बल्ब के बदले में आप लगभग 7-8 बल्ब जला सकते हैं। तो वैसे ही ये भी बैटरी की पावर को कम यूज करता है उजाला देने में। अब इसका यूज कई लोग अलग तरीके से भी करते हैं जी, वहाँ पानी के बोर पे काम आ जा रही शाम के टाइम, तो वो आपकी आप किस तरह से इसको अच्छे में यूज करना चाहते हो या दूसरे तरीके से यूज करना चाहते हो। ठीक है, 10 नंबर बम्पर जी, फ्रंट बम्पर 85 केजी का बम्पर है और टोहक इसके अंदर मिलता है। अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जाए तो आप टोचन करके बाहर निकाल सकते हैं। रोड पे आपके ट्रैक्टर को सेफ रखता है, आगे से कोई टकराए तो उससे सेफ रखता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, वेट बैलेंस करता है। अगर आप किसी हैवी इम्प्लीमेंट के साथ ट्रैक्टर चला रहे हैं तो फ्रंट लिफ्टिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे आपको पता है आजकल सुपर सीडर जो भाई ने बताया, उस इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर में लगाने के बाद ट्रैक्टरों को ज़्यादातर आगे फ्रंट में ऐड करना पड़ता है वेट, लेकिन इसकी वजह से बहुत कम वेट आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी बाई चांस, नहीं तो ये बड़ा वेट ऐड करे भी आपका ट्रैक्टर आसानी से सुपर सीडर पे चल जाएगा। आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। हाइड्रोलिक लिफ्ट पंप जी, तीनों अलग-अलग अभी वो तीनों दो अलग में इकट्ठे होते हैं। पहले आपको पता होगा यहाँ पे एक सिंगल पंप आता था जिसको बोलते थे टेंडम पंप। टेंडम पंप का नुकसान क्या था, सारा खराब होता बाई चांस एक किसी पंप में मेंटेनेंस आया तो पूरा बदलना पड़ता। अभी इसमें सेपरेट कर दिया अलग अलग, हाइड्रोलिक का अलग, पावर स्टीयरिंग का अलग। तो खर्चे बच्चे को जी बाई चांस कभी किसी पंप के अंदर मेंटेनेंस आता है तो वही पंप चेंज कर सकते हैं, जिससे किसान का फायदा है, आपको पूरे पंप के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और इसको इंजन पे माउंट किया हुआ है, इसको लाइव हाइड्रोलिक भी बोला जाता है। जैसे आपको पता होगा कुछ ट्रैक्टरों में ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद कुछ देर बाद जो है हाइड्रोलिक में आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होता है, धीरे 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 उठना स्टार्ट होती है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर में लाइव हाइड्रोलिक है, पंप को जो है ट्रैक्टर के इंजन पे ही माउंट किया हुआ। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, आपकी जो हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग है दोनों के अंदर क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको लाइव हाइड्रोलिक भी बोला जाता है। सेपरेट देने से किसान का खर्चा आधा हो गया, अगर पंप में कोई मेंटेनेंस आता है तो सेम
उसी पंप को चेंज करके आप आगे काम कर सकते हैं। 12 नंबर मोबिल फिल्टर है जी, मोबिल फिल्टर। अब इसमें व्हाइट कलर के फिल्टर लगे हैं, इसका कोई फायदा बता सकता है? 500 घंटे से 500 घंटे सर्विस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे ट्रैक्टरों में 300 घंटे और 500 घंटे दोनों सर्विस आती है। दोनों सर्विस तो जिस भी ट्रैक्टर के अंदर ये व्हाइट फिल्टर होंगे वो 500 घंटे वाली सर्विस वाले ट्रैक्टर होंगे। लेकिन इसमें ना कुछ जगह, अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले कई बार एक चीज़ की समस्या आती है, ये जो फिल्टर होता है पहला जो सर्विस होती है वो 50 घंटे का है जी। लेकिन इसमें कई बार जो सर्विस करने वाले या तो मैकेनिक की गलती रहती है, क्या रहती है, क्योंकि मुझे एक दो जगह ये चीज़ सुनने को मिली है, तो आगे से गलती ना हो, आपकी डीलरशिप पे ना हो, वो इंजन ऑयल और ये वाला फिल्टर चेंज नहीं करते, कहते हैं ये तो सीधा 500 का चेंज होगा, तो ये गलती कभी ना हो। पहली दूसरी गलती एक और हो जाती है, कई बार वो अपनी डीलरशिप पे जाके ये चेक करना, इस पे लिखा भी होता है 50 घंटे और 500 लिख घंटे। रहा है जी, हाँ लिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जी, हाँ और जो ट्रैक्टर में लगा हुआ आएगा उस पर लिखा होगा फर्स्ट सर्विस, 50 घंटे लिख रहा है जिस पे। फर्स्ट सर्विस लिखा होगा। तो एक तो वो चेंज करना जरूरी है पहली सर्विस पे। दूसरा, कई बार एफ कोड वगैरह गलत आने की वजह से सेम फिल्टर ना आ जाए आपके पास फर्स्ट सर्विस वाला, तो वो फिल्टर दोबारा से सर्विसिंग के बाद लगानी नहीं है। ये 500 घंटे वाला होना चाहिए, ध्यान रखना। पहचान आपको रहनी चाहिए, ब्लू कलर का फिल्टर है तो मतलब 300 घंटे, व्हाइट कलर का फिल्टर है तो 500 घंटे का जी। 500 घंटे सर्विस का फायदा क्या है, कस्टमर को आप क्या बताएंगे? आधा खर्च बच्चे आधा खर्च हो जाएगा। दो होएंगे एक चीज है। हाँ, अगर किसी अलग ट्रैक्टर की अगर बचत 6 सर्विस होंगी तो हमारे कितनी होंगी? 3 ही होंगी। 250 घंटे वाले की 6 हो गए तो हमारे की 3 ही होंगी। 3 नंबर बच्चा नहीं हो, 3 नंबर एक बच्चा 300 घंटा लिया 3700 रुपया लगेगा, 5200 लगे भैया, 2 प्राप्त 7400 हो गया, अगला तो 2200 रुपया बच्चा है। और आज हाँ जी, 40 भी बचत है जी। 1 मिनट देखिए, सबसे बड़ा फायदा भाई कुलदीप, 1 मिनट। हाँ जी, इसमें सबसे बड़ा फायदा तो क्या हो गया, 3 सर्विस का पैसा बचता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सीजन के बीच में आपको ट्रैक्टर सर्विसिंग करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। पूरा सीजन आप काम करेंगे तो आपको ट्रैक्टर पूरा काम करेगा, क्योंकि 500 घंटे काफ़ी हो जाते हैं एक सीजन में चलाने के लिए। हाँ जी, 250 घंटे की सर्विस है तो हो सकता है 10-20 दिन में, महीने में आपको ले जाना पड़ जाए, क्योंकि जब ट्रैक्टर रीपर वगैरह पे या थ्रेसर पे दिन रात चलता है तो उसके घंटे जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी आपको सीजन में ट्रैक्टर बीच में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सीजन आप आसान से काम कर सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? ट्रैक्टर में सुनिए, अगर ट्रैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रैक्टर से लोग खुश होंगे तो ट्रैक्टर बिचेगा भी तो जाएगा। हाँ जी, वो फायदा भी तो कहीं ना कहीं हमें देगा। डीलर नु खाने वाले 13 नंबर बटन आएगा, वो है तो जरूरी है ना। चलिए 13 नंबर पे ये भी ठीक है, केयर बटन। डीलर नु नुकसान तो ही पर है जी, क्योंकि लेनी कर लिया। इसको बोलते हैं केयर डायरेक्ट 24/7। और इसकी स्लोगन भी है, जैसे आपको पता होगा, रखे ख्याल ऐसे बिल्कुल मार ऐसे। और इसका सबसे बड़ा फायदा आप किसान को बता सकते हैं कि भैया कल को अगर मैं भी नौकरी छोड़ के चला जाऊं तो कंपनी तो कभी भी डायरेक्ट आप कंपनी से बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है। वो डीलर के लिए शर्म का घातक है जी, कंपनी के लिए शर्म बड़ी है। अब इसका आप फायदा क्या बताते हो, कस्टमर को क्या फायदा बताते हैं? भाई दो बताओ जी, मैं कोई मेरो फोन ना मिला भाई, फोन ना कोई तक सक्सेस हो गई या फोन ना तक बात होगी। अभी ट्रैक्टर बाहर जा रहा है तो खराब या फिर थे बटन ना और ड्राइवर वो ऊपर ट्रैक्टर कंपनी से संपर्क कर सकता है। सबसे पहला फायदा सर हम यही गिनाते हैं कि मान लो डीलर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप डायरेक्ट ये बटन, इस बटन को दबाइए और कंपनी पे कंप्लेंट कराइए और वो डीलर को आपके साथ कॉन्फ्रेंस पे लेगी और आपकी समस्या का हल 24 घंटा के अंदर उसकी समस्या। इसमें चाहे मोबाइल भी ना हो जाए अपने पास जी, बीच में दबाएगा। देखिए इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि सर ट्रैक्टर में कोई भी समस्या आ जाए तो कॉल कर लेना, जबकि हमें समस्या वाली बात तो कभी बोलनी नहीं। पहले तो मना करिए फोन में, क्योंकि अगर आपने समस्या वाली बात बोली तो वो क्या कहेगा, भैया ट्रैक्टर में समस्या ज़्यादा आती है इसीलिए फ़ोन लगा दिया। आपको पहली चीज़ क्या बतानी है कि सर कई बार हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ या मैं कई बार आपकी से बात ना कर पाऊँ, तो किसी भी तरह की जानकारी आपको ट्रैक्टर के बारे में लेनी है कि आपको ट्रैक्टर के साथ कोई इम्प्लीमेंट लगा रखा है, वो कौन से गियर में चलाना है, कितने आरपीएम पे चलाना है, उस इम्प्लीमेंट में कौन कौन सी सेटिंग आप कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आप फ़ोन पे ले सकते हैं। उसके बाद सीज़न में अगर बाई चांस आपके ट्रैक्टर की सर्विसिंग आ जाती है तो आप ऑनलाइन यहाँ पे कॉल करके अपने ट्रैक्टर की सर्विसिंग बुकिंग भी करा सकते हैं, ताकि आपको सेम डे आपका ट्रैक्टर वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा फ़ायदा, आपका रिलेटिव कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, जैसे आपके पास है 60 EPI, आपका कोई रिलेटिव बोलता है कि भैया मुझे तो चैम्पियन लेना है या मुझे 60-55 लेना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उनकी बात कंपनी में करा सकते हैं, जहाँ से वो पूरे ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में और उस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी फ़ोन पे ले सकते हैं।
लास्ट में जाके बोलना है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या ट्रैक्टर में कई बार आ जाए तो आप फ़ोन करके, छोटी मोटी समस्या तो फ़ोन पे सुलझ जाएगी, और अगर कोई समस्या बड़ी है तो नज़दीकी डीलरशिप से 24 घंटे के अंदर आपके पास मैकेनिक भेज के उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। एक चीज़ हमेशा बतानी है किसान को, कई बार उनको कन्फ्यूजन रहता है। इसके अंदर वोडाफोन की सिम लगी हुई है, 3 साल का रिचार्ज फ्री है, 3 साल के बाद रिचार्ज कराना पड़ेगा। सिम लगी हुई है तो आपको भी पता है सिम को ट्रैक किया जा सकता है। अगर बाई चांस ट्रैक्टर चोरी हो जाता है तो आपका ट्रैक्टर ट्रैक करके ये जी वापस मिल जाता है। राजस्थान में प्रॉब्लम आई थी जी, वो उसने सारा केयर बटन सारा सिम पाड़ के गिर दिया जी, लेके फिर करो ट्रैक कर लिया जी ने। आपको एक चीज पता है, घर में जो ताले लगाए जाते हैं, चोरी कर लेते हैं वो, संतुष्टि के लिए लगा ले। आपको एक चीज पता होगी, जो घर में ताला लगाया जाता है वो कुत्ते बिल्ली को रोकने के लिए लगाया जाता है, चोर कभी नहीं रुकता। अगर चोर नहीं रुकता तो इसका मतलब घर भी खुला ही छोड़ दो। फिर देखिए, हर चीज का एक फायदा जरूर आपको मिलेगा, और चोर तो कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, ट्रैक्टर यूपी के अंदर वाराणसी में चोरी हुआ था। वो ट्रैक्टर चोरी करने के बाद वाराणसी में ट्रैक्टर चोरी हुआ, नदी के किनारे जेसीबी से खड्डा खोद के उसको रेती के अंदर दबा दिया। वो ट्रैक्टर रेती से अंदर से खोद के निकाला गया सिर्फ इसकी ट्रैकिंग की वजह से। और अगर जो आप परेशानी बोल रहे हो हटाने वाली, नहीं, एक बंदे का फोन आया था राजस्थान से, आर्टिकल यार का हमें ट्रैक करवाना है, तो मैं कहता डीलरशिप से, क्या यार भाई जी वो तो हमारे पास ही पड़ा गया। मैं क्या मेरे को नहीं हुआ क्या वो केयर बटन ये बहुत बढ़िया है। अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रैक्टर और टेक्नोलॉजी है, मैं बाकी को नहीं है। देखिए, चोरों का तो ऐसा है, उनके लिए कोई भी चीज कहना कि वो नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट करा तो खोल गया। अभी एक बंदे ने क्या किया, ट्रैक्टर चोरी करने के बाद जो ये केयर बटन था उसका कनेक्शन किसी ट्रक होता है ना, ट्रक की बैटरी से करके ट्रक में लगा के छोड़ दिया। अब वो ट्रैक कर रहे हैं तो जहाँ पे वो लोकेशन बता रहा है वहाँ पे चारों तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े हुए, ट्रैक्टर कहीं दिख नहीं रहा, और ट्रैक्टर को ढूंढ रहे हैं कहीं राजस्थान में या यूपी में, और ट्रैक्टर चल रहा है किसी दूसरे स्टेट में। तो देखो, चोरों की चीज़ है या किसी की भी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हमारे ट्रैक्टर में अच्छी चीज़ क्या है, क्या उसका फायदा है। हर चीज़ का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब आप किस चीज़ पे जोर देना चाहते हो आपके ऊपर है। अभी राजस्थान की ट्रेनिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बंदा ट्रेनिंग में आया, फार्म ट्रैक की ही ट्रेनिंग थी। मैं ट्रैक्टर के बारे में ऐसे बताने लगा, इंजन की जैसे हमने बात शुरू की, भाई हमारा लिक्विड सील इंजन आता है, लीकेज कम आती है, लीक प्रूफ इंजन है। एकदम से बीच में 80 घंटे में लीक हो जा जी हो। मैं यार कितने ट्रैक्टर लीक हो गए आपके 80 घंटे में? करा जी हमारे यहाँ तो समस्या आ रही है। उसने कम से कम आधा घंटा खराब कर दिया इसी बहस को। मैं उसको समझाता रहा, कोशिश करता, लास्ट में मैंने उससे एक चीज़ पूछी, मैं कहा यार आप महीने में कितने ट्रैक्टर बेचते हो? इससे कोई मतलब ना जी, ट्रैक्टर में परेशानी है। मैं कहा एक बार ये बताओ आप ट्रैक्टर कितने बेचते हो? कह रहा जी 2-3 तो बेच देता हूँ। और उन सारे के सारे सेल्समैन में सबसे कम ट्रैक्टर बेचने वाला वही बंदा था। मैंने एक दूसरे लोगों से पूछा कि मैं यार कितने ट्रैक्टर बेचता? कह रहा जी एक आधी ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर बेच पाता। मैंने फिर उसको एक चीज़ बोली थी, मैं कहा भाई साहब तेरा इंजन तो लीक होगा ही, तेरा इंजन की लीकेज मेरे पे रुकेगी नहीं। क्योंकि देखिए, जब कोई काम हमें नहीं करना होता है उसके अंदर समस्याएं दिखेंगी। जब मुझे कोई काम करना है तो मेरा दिमाग सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे जाएगा कि मेरे ट्रैक्टर में कौन सी अच्छाई है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, 13 नंबर क्लियर है। समस्या नहीं बतानी है, पहले उसके फायदे बताने हैं, लास्ट में बोलना है छोटी मोटी समस्या आ जाए तो ये आपने सही पॉइंट दिया जी। 14 नंबर यहाँ पे एरो करके दिया हुआ है, सेफ्टी स्विच, सेफ्टी न्यूट्रल स्विच। इसका फायदा क्या है, जब तक आपका लो हाई गियर इंगेज रहेगा तो आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, जिससे बहुत बड़ी सेफ्टी है। कोई बच्चा अगर ट्रैक्टर के अंदर सेल्फ लगा दे तो ट्रैक्टर आगे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि इंगेज होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, न्यूट्रल होगा स्टार्ट हो जाएगा लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। 15 नंबर मेन गेयर बताया करो भाई, बोल के उसमें देख के ना सर को बताया। गियर शिफ्टिंग लीवर जी, मेन गियर शिफ्टिंग लीवर, मेन गियर लीवर। मेन गियर लीवर। और ये हमारा जो ट्रैक्टर है ये 8+2 गियर बॉक्स के अंदर है, और ये जो ट्रैक्टर है ओरिजिनल साइड शिफ्ट के अंदर है। आपको पता होगा कुछ कंपनियां साइड शिफ्ट गियर देती हैं लेकिन उनमें ओरिजिनल साइड शिफ्ट नहीं है, एक्चुअल साइड शिफ्ट नहीं है। उसमें क्या होता है, गियर बॉक्स नहीं होगा लेकिन उसके जो लीवर है उनको तोड़ मरोड़ के साइड में दिया होता है, तो वो ओरिजिनल साइड शिफ्ट नहीं है। कुछ कंपनियां सोनालिका है, जॉन डियर है, न्यू हॉलैंड भी है, कुछ कंपनियां देती हैं। प्लेट में कनेक्शन तो ये हमारा क्या है, हाउसिंग के अंदर से कनेक्शन बाहर दिया है और सीधा लीवर बाहर दिए हुए हैं,
तो ये एक्चुअल साइड शिफ्ट के अंदर है। और ये जो लीवर है एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन है, मतलब आपको लीवर के लिए झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके लीवर्स की हाइट काफ़ी अच्छी दे रखी है। दूसरा एक और फ़ायदा मिलता है, आपको पता होगा कुछ लोग हेल्दी भी होते हैं, शरीर ज़्यादा भारी हो तो जो साइड नीचे से गियर आते हैं वो बिल्कुल आपकी हिप्स के थाई के पास होते हैं। तो कई बार कोई भारी बंदा हो तो उसके ये थाई में आके अड़ते हैं, लेकिन ये सीट से काफ़ी अच्छे गैप पे हैं और काफ़ी अच्छी हाइट पे हैं। आप कितना भी भारी भरकम बंदा भी होगा तो आसानी से ट्रैक्टर चला सकता है, उसको कोई भी परेशानी गियर शिफ्ट करने में नहीं आएगी। तो ओरिजिनल साइड शिफ्ट के अंदर है, मेन गियर लीवर है और इसका जो गियर बॉक्स है वो फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स कितने प्रकार के आते हैं कोई बता सकता है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्लाइडिंग मैश, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रोमाइज। सिंक्रोमैश। एक और भी आता है, उसको बोलते हैं पीसीएम, पार्शियली कांस्टेंट मैश, जो महिंद्रा यूज करता है, जिसमें 2 गियर आपके कांस्टेंट मैश होंगे, 2 गियर स्लाइडिंग मैश होंगे। तो स्लाइडिंग मैश जो गियर बॉक्स है वो सबसे लो क्वालिटी का माना जाता है। आपको भी पता होगा गियर चेंज करने में खर्र की आवाज़ जो आती है, ज़्यादा जोर लगाया तो गियर भी टूट सकता है। लेकिन जो इसके अंदर गियर बॉक्स दिया हुआ है वो फुल्ली कांस्टेंट मैश है। फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का बेनिफिट होता है, आप चलते हुए ट्रैक्टर में छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कोई भी गियर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी आवाज़ के। तो गियर के अंदर आवाज़ नहीं आएगी, टूट फूट नहीं होगी और चलते गियर में आप कोई भी गियर शिफ्ट आसानी से कर सकते हैं। 16 नंबर, 2 गियर शिफ्ट लीवर, हाई लो गियर लीवर या रेंज लीवर। जब मुझे स्पीड चाहिए तो मैं हाई गियर यूज कर सकता हूँ, जब मुझे टॉर्क की जरूरत है तो लो गियर यूज करके मैं ज़्यादा पावर का काम कर सकता हूँ। इसी के द्वारा हमें उस गियर के अंदर 8+2 4 हाई के 4 लो के फॉरवर्ड के लिए, 1 हाई का 1 लो का रिवर्स के लिए, तो टोटल 10 गियर उसमें मिल जाते हैं। थैंक यू। अगर प्यास लगी है तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि कभी चल थोड़ी और रह गया बता। हाँ जी, 17 नंबर लिफ्ट लॉक, सन्नाटा क्यों भाई, चुप हो जाते हैं। लिफ्ट लॉक कंट्रोल वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक। ट्रांसपोर्ट लॉक देसी भाषा में आप लिफ्ट लॉक बोल सकते हैं आप कस्टमर को समझाने के लिए, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो है ट्रांसपोर्ट लॉक। कोई भी इंप्लीमेंट जो आपने पीछे लगा रखा है, जैसे रोटावेटर पीछे लगा हुआ है, इसको पूरा ऊपर उठाने के बाद अगर आप इसको घड़ी की दिशा में घुमा के ऐसे पूरा टाइट कर देते हैं तो आपके बाई चांस लीवर भी नीचे आ जाते हैं तो इम्प्लीमेंट नीचे नहीं आएगा। इसका फायदा क्या है, कई बार आपने कोई कल्टीवेटर या रोटावेटर पीछे लगाया हुआ है, आप कहीं मार्केट वगैरह में जा रहे हैं और आपकी को ड्राइवर सीट पे कोई बंदा बैठा हुआ है, गलती से उसके पैर लीवर पे लग जाएं, चलते हुए ट्रैक्टर में कोई इम्प्लीमेंट ज़मीन में गिरेगा तो कोई भी एक्सीडेंट या नुकसान हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखनी है, सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप इस लीवर को अगर लॉक करते हैं, किसान को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आधा उठा के लॉक कर दूँ। जब भी इसको लॉक करना है, लीवर हमेशा पूरा ऊपर करने के बाद लॉक करना है। अगर आपने आधा ऊपर करके लॉक कर दिया और उसके बाद किसी ने लीवर थोड़ा और ऊपर किया तो आपकी ऑयल की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपके पाइप का भी लीकेज आ सकता है, पंप भी डाउन हो सकता है। तो इसको हमेशा पूरा ऊपर करने के बाद ही लॉक करना है, आधे में कभी भी लॉक नहीं करना। ठीक है, ये बात ट्रांसपोर्ट लॉक, पोजीशन हो या ड्राफ्ट हो, कोई से भी इंप्लीमेंट पूरा ऊपर उठाने के बाद ही लॉक करना है। कई बार क्या होता है, गलती से हमने आधा तो उठा लिया, लॉक कर दिया, उसके बाद हमने और ऊपर किया, अब हमने ऑयल की सप्लाई तो काट दी, लेकिन पंप वहाँ से जोर लगाता रहेगा तो पंप भी बैठ सकता है, किसी ना किसी पाइप में भी लीकेज आ सकती है, कोई भी मोटा नुकसान हो सकता है। इसको आप लाइव कभी भी ट्राई कर सकते हैं चेक करने के लिए। आधा उठाने के बाद इसको लॉक करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो तुरंत आपके ट्रैक्टर की आवाज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर आएगा आपके हाइड्रोलिक पंप पे, और हाइड्रोलिक पंप के लिए ऑयल देने का रास्ता कहीं है नहीं, तो उस पर बराबर लोड आता रहेगा। उसको लाइव हम करके देख सकते हैं, लेकिन लास्ट में कर लेंगे एक बार उस ट्रैक्टर के ऊपर, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट लोग थोड़ा जाम हो रहा है। उस ट्रैक्टर पर आपको लाइव एक बार मैं करके दिखा सकता हूँ क्या परफॉर्मेंस और क्या दिक्कत आएगी। कई बार तो सर ट्रैक्टर बंद हो जाता है। हाँ जी, 18 नंबर, अभी पीछे मत भागी, अभी आगे। पीटीओ गियर लीवर, पीटीओ सिलेक्शन लीवर इसको बोलते हैं। इसके अंदर 540 और एमआर पीटीओ, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ दोनों आपको मिल जाते हैं। मल्टी स्पीड का आप क्या फायदा बताएंगे किसी भी कस्टमर को? गियरों गियरों के हिसाब से स्पीड मिल जाती है कम। अगर हमें किसी भी चीज़ पे पीटीओ स्पीड ज़्यादा चाहिए लेकिन इंजन की एचपी कम चाहिए, उस टाइम पे हम कम इंजन आरपीएम पे भी ज़्यादा पीटीओ स्पीड ले सकते हैं, इसको मल्टी स्पीड में यूज करके। रिवर्स का फ़ायदा कहाँ मिलता है?
जब वो अगर घास पकड़ ऊपर वगैरह में घास पक जाएगी। थ्रेसर हो या थ्रेसर या रीपर, वो अगर फंस जाए तो रिवर्स घुमा के आप खाली कर सकते हैं, जिससे आपका 1 घंटा बच जाए। 19 नंबर इंडिपेंडेंट क्लच या IPTO, जो आपका PTO के लिए सेपरेट क्लच दिया हुआ है। आपकी जो PTO की क्लच है उसकी लाइफ लगभग 5 से 6 गुना बढ़ जाती है, सेपरेट क्लच दिया हुआ है PTO के लिए। 20 नंबर सभी को दिखाई दे रहा है कहाँ लगा हुआ है? हाँ जी। क्या बोलते हैं इसको? सेंसिंग तो यहाँ होती है। नहीं सर, ये वो टॉपलिंग वाला हुक है। टॉपलिंग वाला हुक ना कुछ और ना। सही है। देखिए, बागड़ी भाषा में बागड़ी भाषा में कैसे भी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो है टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट या रॉकर आर्म। रॉकर आर्म या टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट। अब इसके अंदर 3 अलग अलग होल दे रखे हैं, इनके बारे में कोई बता सकता है? रॉकर आर्म लग ले। ये कंट्रोल के लिए। नहीं गहराई सॉफ्ट के लिए, पथरीली जमीन में। अगर मुझे हार्ड सॉइल में चलाना है तो कौन से होल में लगाऊंगा मैं? बीच वाले में काम करे जी, मारते ज्यादा। हार्ड मीडियम की बात नहीं कर रहा मैं, बीच में तो मीडियम आ गया। हार्ड में नीचे नीचे क्यों लगेगा? ऊपर लगेगा। नहीं, रेते में चलेगा सब ऊपर। नीचे क्यों लगेगा हार्ड वाले में? ड्राफ्ट वो छोड़ दो, अभी यहाँ मुझे हार्ड में लगाना है, आपने बोला नीचे वाले में लगेगा। क्यों लगेगा हार्ड वाले में? हमारे तो एक में चलाते हैं, बीच वाले में। वो छोड़ दो, अभी हमारे कस्टमर क्या चलाते हैं। इन्होंने 3 होल दिए हैं कंपनी ने। बताओ, आपने जिसने बोला कि भाई हार्ड सॉइल के लिए हम नीचे वाले में लगाएंगे, लेकिन कस्टमर को समझाना हो तो आप क्यों बोलोगे कि नीचे वाले में क्यों लगाना है जी हाइड में? वो तो साधन के ऊपर बात है, कितना भारी है जी, वजन कितना जी देखिए, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, आपके ट्रैक्टर के अंदर जो भी टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट लगा हुआ है, रॉकर आर्म लगी हुई है, उसमें जहाँ सेंसिंग ट्यूब लगी होती है उसके नज़दीक वाला जो हॉल होगा वहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिंग आपको मिलेगी। तो जहाँ भी सॉफ्ट सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल हो, वहाँ पे हमेशा सेंसिंग ट्यूब के नज़दीक वाला हॉल यूज़ होगा। आपने सही बोला था हार्ड सॉइल के लिए। ये हार्ड सॉइल के लिए क्यों यूज होता है? क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट है फिक्स, इसको बोलते हैं पीवट पॉइंट। फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे सेंसिंग हमें सबसे कम मिलती है, क्योंकि यहाँ कितना ही दबाव दो सेंसिंग नहीं मिलेगी। तो इसके नज़दीक वाला कौन सा रहेगा? हार्ड सॉइल के लिए, और बीच वाला ऑलरेडी मीडियम के लिए है। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हैं, या तो सेंसिंग ट्यूब के नज़दीक वाला सॉफ्ट सॉइल के लिए, या पीवट पॉइंट के नज़दीक वाला हार्ड सॉइल के लिए। जैसे आपको आसानी हो वैसे आप याद रखें। सेंसिंग वाला अगर देखो तो सेंसिंग वाला सबसे अच्छा है, ध्यान रहता है। ये याद इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हल्का सा दबाव आएगा ये ऑटोमेटिक लिफ्ट को ऊपर उठाएगा। तो यहाँ पे हल्का दबाव आएगा तो सबसे ऊपर वाले हॉल में रखेंगे, दूर कर दिया तो दबाव ज़्यादा देंगे तब जाके दबेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट सॉइल के लिए ऊपर वाला, मीडियम के लिए बीच वाला, और हार्ड के लिए नीचे वाला। अब तीनों को देने का क्या मकसद है? क्योंकि हमारा ट्रैक्टर ऑल ओवर इंडिया बिकता है, हर स्टेट में बिकता है, और हर स्टेट में आपको भी पता है अलग अलग भारत की मिट्टी अलग अलग है। राजस्थान में कहीं ऐसी भी मिट्टी है बिल्कुल एकदम से इम्प्लीमेंट धस जाता है, और अगर आप कर्नाटका या गुजरात में कुछ जगह पे चले जाओ तो वहाँ पे ऐसी भी मिट्टी है कि वो इम्प्लीमेंट को भी तोड़ देती है, इतनी भी हार्ड सॉइल है। तो जैसी ज़मीन है वैसी तरीके से आप इस हॉल का यूज करके चला सकते हैं। 21 नंबर हुक की पत्ती जी। नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, हुक की पत्ती है, लेकिन मैंने एक चीज़ बोली कि पूरा जो स्टिकर लगा है पूरे पार्ट के लिए है। फ्लैट बैक एंड विद मल्टी हिचिंग पॉइंट। दोबारा बोलिए जी। फ्लैट बैक एंड विद मल्टी हिचिंग पॉइंट। अभी इसका फायदा क्या है, कोई बता सकता है? इसका ही चैनल, मल्टी हिचिंग पॉइंट का इसका यही चैन ऊपर नीचे कर ला जी, हर एक इसमें जो ये लगानी होनी कपलिंग जी, उसका फायदा रहा। देखिए, अगर आपको, हाँ जी, आपको अगर इस ट्रैक्टर के अंदर थ्रेसर लगाना है तो थ्रेसर के टाइम पे हमें क्या करना होता है? तो हिचिंग करनी होती है और नीचे से कार्डन शाफ्ट लगती है। और अगर आपके ट्रैक्टर में एक ही हिचिंग पॉइंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो या तो आप हिचिंग कर सकते हो या कार्डन शाफ्ट लगा सकते हो। बहुत सारे ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा जब थ्रेसर चलाते हैं तो हर खेत में जाने के बाद उनको वो गोडी पे खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद कपलिंग लगाकर जब चलाते हैं। लेकिन मल्टी हिचिंग पॉइंट होने से हमारे में फ़ायदा क्या है? आप इसको ऊपर करके लगा के नीचे से कार्डन शाफ्ट भी लगा सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है? इंडिया के अंदर ट्रॉली के डिज़ाइन हर जगह अलग अलग है। आपने अभी एक बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे देखी होंगे, PTO वाली ट्रॉली चल रही है। PTO वाली ट्रॉली में नीचे से
ट्रॉली जोड़ी जाती है और ऊपर से कपलिंग लगती है, तो उसमें जो टो होकर काफ़ी नीचे जाता है, काफ़ी नीचे का मतलब आपकी जो पीटीओ है उससे भी नीचे। तो इसमें क्या है, आप छोटी बड़ी या मीडियम कोई भी ट्रॉली का लेवल आसानी से सेट कर सकते हैं। कुछ जगह तो आपने देखा होगा बीम बिल्कुल सीधा आता है ट्रॉली का, कुछ जगह सीधा आके एल टाइप में ऐसे जाएगा, और कुछ जगह पे बीम के ऊपर काफ़ी ऊंची ट्रॉली रखी होती है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ डबल टायर वाली ट्रॉली चलती है जो। तो कैसा भी डिज़ाइन हो, छोटी हो मीडियम हो या बड़ी हो, तो आप उसका लेवल चला के कर सकते हैं। ट्रैक्टर कभी पीता नहीं है, आगे से कीजिएगा नहीं, लिफ्टिंग नहीं करेगा नीचे नहीं। देखिए ट्रॉली का एक सिंपल सा फंडा है, ट्रॉली जब आपके ट्रैक्टर के अंदर लगी हुई है, उसका हुक वाले नीचे आके है या सीधा है या ऊंचा है, ट्रॉली ट्रैक्टर के अंदर लगने के बाद उसका जो लेवल है वो बिल्कुल या तो सीधा हो या आगे से 1-2 इंच ऊंचा होगा तो वो परफेक्ट है। अगर ट्रॉली आगे की तरफ दबी होगी तो आपके जो ट्रैक्टर के टायर हैं इनके अंदर अल्टरनेट लग वेयरिंग की समस्या आ सकती है। अल्टरनेट कौन जावे जी फिर नीचे रखा मार तो पीछे क्या ना जावे बिंगे वजह नहीं, आप देखिए नीचे ले जाने का मकसद यही होता है कि ट्रॉली आगे से ट्रैक्टर ना उठे, लेकिन ट्रॉली का लेवल बिल्कुल सीधा होना चाहिए ट्रैक्टर में लगने के बाद। 2 समस्याएं आ सकती हैं, आगे की तरफ ज़्यादा दाबू होगी तो पूरा वजन कहाँ आया, इधर। यहाँ जैसे ही आप रोड के ऊपर ट्रैक्टर चलाएंगे तो रोड बिल्कुल प्लेन तो होता नहीं है, ट्रैक्टर ऊंचे नीचे जगह पे भी चलता है। जैसे ही कहीं दचकी वगैरह आएगी तो ट्रैक्टर का टायर कभी ज़्यादा दबेगा, कहीं उस पर दबाव कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। तो उस टाइम पे जो ट्रैक्टर की गुड्डियाँ हैं वो एक कम एक ज़्यादा घिसने की समस्या आपके ट्रैक्टर में आ सकती है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट लग वियरिंग। दूसरी समस्या कब आएगी, जब ट्रॉली आगे से ज़्यादा ऊंची होगी। अब आपने वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट होने से भी क्या होगा, जब ट्रैक्टर रोड पे चलेगा स्पीड में तो ट्रैक्टर रोड पीछे की तरफ है, हल्का सा कोई बबलिंग आई, जर्क आया तो ट्रैक्टर का टायर कभी हवा में रहेगा कभी ज़मीन पर टिकेगा, तो वो ऐसे चलता रहेगा। उस टाइम पे भी आपके जो अल्टरनेट लग वेयरिंग, एक गुड्डी कम ज़्यादा घिसने की समस्या आपके ट्रैक्टर के अंदर आ सकती है। अगर कभी भी इस तरह की समस्या आपके ट्रैक्टर के अंदर आती है, कोई कंप्लेंट करता है कस्टमर, तो आपको सबसे पहले जाके चेक करना है कि उसकी ट्रॉली का लेवल क्या है, उसने टो हुक कहाँ लगा रखा है। इसका कारण एक दूसरा भी हो सकता है, कई बार एक्सेल थोड़ा बहुत बैंड हो जाए या आपका रिम बैंड हो जाए, वो अलग समस्या है, लेकिन सबसे जो मेन कारण है वो ट्रॉली का लेवल सही ना होने की वजह से ही आपकी अल्टरनेट लग वेयरिंग की समस्या ट्रैक्टर के अंदर आती है। तो ट्रॉली जब ट्रैक्टर के अंदर लग गई है, हिच यहाँ है या नीचे है या थोड़ा और नीचे है, लेकिन ट्रॉली बिल्कुल सीधी हो या हल्की सी आगे से 1-2 इंच ऊपर होगी तो वो लेवल बिल्कुल आपका ओके है। ना ज़्यादा फ्रंट लिफ्टिंग आएगी, ना अल्टरनेट लग वेयरिंग की समस्या आएगी, और आपका ट्रैक्टर परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगा। क्लियर है? 22 नंबर डंपर तोड़ने वाले ओजरीवाल ओजरीवाल QRC, QRC इसको बोलते हैं QRC। QRC का मतलब होता है क्विक रिलीज कपलर। आपने देखा होगा कुछ ट्रैक्टरों में चूड़ी वाले पाइप आते हैं, चूड़ी टाइट करनी पड़ती है। अब उसमें 3 सबसे बड़े नुकसान होते हैं। कौन कौन से होते हैं कोई बता सकता है? तेल का नुकसान। पहली चीज तेल का नुकसान। जब तक वो बॉल अंदर पूरी टाइट ना हो, जब तक वो बॉल बढ़ जाती है और ऑयल नीचे गिरता रहता है, तो आपने वो चूड़ी वाला देखा होगा, पूरा बैक एंड ऑयल में भीगा रहता है हमेशा। ओजरीवाल तो वैसे क्या धंधा। पहला नुकसान क्विक तेल की वेस्टेज होती है। दूसरा कपलर वाल कपड़ कट जाए गोला जड़ी में फिर डंपर चक्के खड़े हो जाए, फिर सील खंड भी ठीक है, वो भी आ सकती है। और QRC क्विक के QRC बिल्कुल वगैरह। सही बात। देखिए इसमें टोटल 3 फायदे मिलते हैं। पहली चीज हमने जैसे बात की, कपलर तेल का पाइप नुकसान नहीं होता वाल। क्योंकि आप झटपट लगाएंगे, झटपट निकाल सकते हो। दूसरा फायदा टाइम की बचत, कुछ ही सेकंड में आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे घर में गैस का सिलेंडर का वो होता है ना रेगुलेटर, दबाया फटाक से निकाल दिया, दबा के फटाफट निकाल दिया। तो इसको मैं आगे की तरफ ऐसे प्रेस करूंगा, इसमें मेल कपलर डालूंगा ट्रॉली का, छोड़ दिया तो लॉक हो गया। टाइम की बचत, तेल की बचत। और तीसरा फायदा, मुझे अलग से कोई स्पैनर वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको पाइप रेंच या एक स्पैनर रखना पड़ता है ताकि पूरा टाइट कर सके। अच्छा, कई बार समस्या आ जा जी, मान लिया हम लगाने लग रहे तो लगता नहीं है वो, उसके लिए सामने दिख नहीं रहा जो, इसके ऊपर ना कुछ रख के पेंचकस वगैरह थोड़ी चोट मार दे, फिर आसानी से डल जाता कई बार उसके अंदर एयर बन जाती है जिससे वो हाँ, टाइट हो जाता एयर है, बन जाती है, दबता नहीं हवा बन जाती है। हवा है। की जितना मर्जी जोर लगा लो दबने का नहीं, वो थोड़ी चोट मार के ना फिर ये बहुत बढ़िया है, ये पॉइंट समस्या आती है ये फील्ड में। कभी भी ऐसी समस्या आती है तो हल्का सा चोट मार के आप एयर जिसको नहीं पता वो ठीक है। बहुत बढ़िया। 23 नंबर बोरे जी पलक चार्जर पलक नहीं ट्रॉली में लाइट स्विच है जी, ट्रॉली स्विच एक्स्ट्रा स्विच है। देखिए, एक्स्ट्रा मैंने ये चीज़ पहले ही बोल चुका हूँ, आप देसी भाषा में कुछ भी बोलिए, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो है 7 पिन ट्रेलर सॉकेट।
7 पिन ट्रेलर सॉकेट। इसके अंदर अगर आप खोल के देखेंगे 7 पिन जी ट्रेलर सॉकेट, इसको खोलने में ना कई बार मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि एक बार ना मैंने इसको खोला था, इसके अंदर ततैया बैठा हुआ था और मेरी उंगली चाट गया था वो, तो इसलिए नहीं जी मैं तो नहीं, इसमें नहीं है। आज नहीं मिलेगा जी, आज नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 7 पिन लगाने के लिए, मेल कपड़ा लगाने के लिए जगह है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप किसी थ्रेसर वगैरह पे लाइट लगाना चाहते हैं तो अलग से आपको वायर कट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मेल कपड़ा लगाना है, कोई भी लाइट का कनेक्शन पीछे दे सकते हैं। जैसा सर ने बताया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार ट्रॉली के अंदर भी लाइट लगा होना जरूरी है, लेकिन लगाता कोई नहीं। लेकिन वो बहुत बड़ी एक सेफ्टी भी है, क्योंकि रोड पे चलने के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो ट्रॉली के अंदर लाइट ना लगाने की वजह से ही होते हैं। क्योंकि सामने ट्रॉली चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो कब अगले वाले ने ब्रेक लगा दिया, पीछे वाले को पता नहीं लगता, क्योंकि इसकी रोड स्पीड भी 40 से ऊपर होती नहीं है। वो कई लोग हैं जो बढ़ा लेते हैं स्पीड को, लेकिन 40 से ऊपर की स्पीड अलाउड नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। बुधनी भी उसको पास नहीं करती जिसकी 40 से ऊपर रोड स्पीड हो, क्योंकि इसके अंदर ना तो सस्पेंशन है, सस्पेंशन भी नहीं है, और चारों टायरों में ब्रेक भी नहीं है। तो 40 की स्पीड इसीलिए दी हुई है ताकि स्पीड में कंट्रोल भी हो जाए, और सस्पेंशन ना होने की वजह से कहीं भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा ना हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ट्रॉली में लाइट लगाना चाहते हैं तो कनेक्शन दे सकते हैं, मेल कपड़ा लगाना है, कोई भी वायर कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायर कट करने से क्या है, वहाँ पर रस्ट भी आ सकता है, कभी भी कोई फॉल्ट वगैरह होने से ट्रैक्टर की वायरिंग भी जल सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। 24 नंबर इन साइड लिखा हुआ है इस पर, ब्रेक यहाँ पे है ब्रेक, और ब्रेक कौन सी है इसमें, OIB, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, तेल में डूबे हुए ब्रेक। उनका फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादा पकड़ लॉन्ग लाइफ है जी उसकी, जो तेल में चलेगी चीज। देखिए पहली चीज़, जैसे कि तेल में डूबे होने की वजह से अगर लंबे समय तक भी ट्रैक्टर चलाते हो तो ऑयल जो है डूबे रहने से ब्रेक गर्म नहीं होगी। दूसरा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ड्राई डिस्क आती थी पहले, सूखी ब्रेक आती थी, उसके टाइम पे अगर आप कुछ दिन के लिए उसको हैंड ब्रेक खींच के ट्रैक्टर खड़ा कर दो तो चिपक जाती थी, और चिपकने के बाद जैसे ही झटका मारने के बाद वो खुलती थी। क्योंकि मेरे चाचा के पास आज भी आयशर 312 है, और सीजन में कई बार बरसात में खड़ा करते हैं, वो झटके ही मारते रहते हैं उसमें सुबह सुबह, और कई बार वो जब पीछे उतारते हैं घर्र की आवाज़ आती है उसके अंदर से। दूसरा एक सबसे बड़ा नुकसान उसमें क्या मिलता था, ड्राई डिस्क ब्रेक में जिस ब्रेक को आप ज़्यादा यूज करते थे वो ब्रेक ज़्यादा लगती थी, दूसरी वाली कम लगती थी। और सबसे बड़ी समस्या आती थी रिवर्स में चलाने में, आपका आगे जा रहा है ट्रैक्टर तो ब्रेक लगती थी, लेकिन वहीं अगर भरी हुई ट्रॉली आप कहीं बैक कर रहे हैं तो कई बार ट्रैक्टर रुकता ही नहीं था रिवर्स में। तो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक में क्या होता है, तेल में डूबे रहने से ब्रेक गर्म नहीं होती, उनके अंदर जंग नहीं लगता और वो फंसती नहीं है। सबसे बड़ा फायदा, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, आपको दोनों तरफ ब्रेक की एफिशिएंसी बराबर मिलेगी। कितना भी लोड आपने पीछे भरा हुआ है, टायर रुक जाएंगे, भले ट्रॉली आपके ट्रैक्टर को खींच ले, लेकिन टायर आप जहाँ ब्रेक लगाओगे वहीं जाम हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है OIB का। क्लियर है। 25 नंबर EPI रिडक्शन। अभी इसको मैं अगर बोलने लगूँ कि यहाँ ब्रेक क्यों नहीं दिए, भाई कुछ लोगों ने हो सकता है 25 नंबर ब्रेक लिख दी हो या EPI लिख दी हो, ऐसा होगा। तो हम यहाँ ब्रेक क्यों बताते हैं, कारण भी पता होना चाहिए ना, ब्रेक पहले क्यों आती है। आपको भी पता है ट्रैक्टर एक बहुत पावरफुल मशीन है, और अगर ब्रेक को हम रिडक्शन के बाद लगाएंगे तो ट्रैक्टर ब्रेक को तोड़ भी सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर अगर लो गियर में चल रहा है तो बहुत पावरफुल होता है, रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा ब्रेक जो होती है रिडक्शन से पहले लगाई जाती है। तो यहाँ पे ब्रेक है, उसके बाद आपका EPI रिडक्शन है, जहाँ पे 3 गियर लगे होते हैं। कोई भी जर्क जो आपके टायर के ऊपर आता है उसका कुल 33% ही हिस्सा आपके गियर बॉक्स तक पहुँचता है, जिससे गियर बॉक्स के अंदर कोई भी टूट फूट होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग पुराने टाइम से फार्म ट्रैक में होंगे उनको पता होगा, पहले क्राउन व्हील पिनियन टूटने की जो शिकायत आती थी, जब से EPI आया है 0 केस है। आज तक एक सिंगल ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में आपको नुकसान नहीं मिला, एक्सल भी टूटा था जी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लैटनरी गियर लगा होता है। आपका टायर पे जो झटका आया एक्सल से जैसे ही अंदर जाएगा तो जो 3 गियर लगे हुए हैं सन गियर, वो तीनों गियरों में डिवाइड होने के बाद तीसरा हिस्सा अंदर जाता है। तो 66% तो यही बाहर ही खत्म हो गया, कुल 33% ही गियर बॉक्स तक जाएगा। तो ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री का सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है, जिसको बोलते हैं EPI, एपीसाइक्लिक रिडक्शन, या कुछ कंपनियां इसको प्लेटिनरी गियर भी बोलती है जी। नहीं, डायरेक्ट एक्सल होता है, सिंगल एक्सल। हाँ, वो डायरेक्ट एक्सल या सिंगल एक्सल इसको बोलते थे, इसमें टूट फूट ज़्यादा होती थी। हाँ, स्ट्रेट एक्सल या डायरेक्ट एक्सल या सिंगल एक्सल इसको बोलते हैं। तो
तो उसमें टूट फूट होने के चांसेस होते थे, इसमें बिल्कुल जीरो है। हाँ जी, 26 नंबर सर जी 25 नंबर को दोबारा बताइए नाम। ईपीआई रिडक्शन, एपीसाइक्लिक रिडक्शन। कुछ कंपनियां इसको प्लेटिनरी गियर भी बोलती हैं। बस 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। 5 ही मिनट है, कोई टेंशन नहीं हो। 26 नंबर जी लेवलिंग जैक प्लेट जो है सब अपनी एक ही प्लेट उठा लेना। हाँ जी, 1 सेकंड प्लीज। 26 नंबर लेवलिंग 2 मिनट रुको सर। बस आगे